खाने में वो कौन सी चीजें हैं जो स्टमक अल्सर को बढ़ावा देती हैं या उसके कारण पेट में छाले बन रहे हैं, तो वो कौन से स्पेसिफिक फूड आइटम्स हो? तो स्पाइसी खाना हो गया, बहुत ऑयली खाना हो गया, ये सब चीज़ें सबको पता है, सबने एक्सपीरियंस किया होगा अपने लाइफ में कि जब भी आप ये सब लेते हैं तो आपको होता है। तो सपोज यू वांट टू टेक स्पाइसी फूड, तो उसके साथ कुछ एक बफर होना चाहिए। जैसे बिरयानी में जैसे दही होती है, इट्स अ बफर, नेचुरली वो खाने में हमने इंक्लूड किया हुआ है। एम्प्टी स्टमक में चाय, कॉफी, ये सब चीज़ें एसिड प्रोडक्शन बढ़ा देती है। तो अगर आप ऑलरेडी आपको पेट में प्रॉब्लम है तो आपको एसिडिटी होगी, और दूसरी चीज अगर आपको छाले बने हुए हैं तो आपको पेन होगा। तो क्या ऐसे संकेत उन्हें पहचान लेने चाहिए समय रहते ही कि हाँ शायद ये जो हमें सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं ये पेट में छाले बनने के हैं? तो देखिए, जो मोस्ट कॉमन सिम्टम है वो है कि आपको हमेशा अपर अब्डोमेन में एक पेन का सेंसेशन रहेगा, एक डिस्कम्फर्ट रहेगा। मोस्टली जैसे आप खाली पेट रहते हैं, मान लीजिए बहुत लंबे टाइम तक आप फास्टिंग रहते हैं, उस टाइम पे आपको अपर अब्डोमेन में पेन हो रहा है। कुछ खाने के बाद कुछ रिलीफ आ रहा है, किसी किसी को जो लेटेस्ट स्टेजेस में कंटिन्यूअस पेन होता है। इसके अलावा कई बार जो अल्सर हैं वो ब्लीड करते हैं, तो मोशन में ब्लैक कलर का मोशन होना या उल्टी में खून का आना, ये सब भी अल्सर की निशानी हो सकती है। तो जो लोग बहुत ज्यादा पेन किलर्स का इस्तेमाल करते हैं बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के, क्या उनमें चांसेस ज्यादा होते हैं पेट में छाले बनने के? बिल्कुल, आपने बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रेज किया है। पेन किलर वाले जो अल्सर्स होते हैं वो कैंसर में डेवलप नहीं करते, बट बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जैसे ब्लीडिंग, जैसे मैंने बताया था। इसके अलावा अगर अल्सर डीप हो जाते हैं तो पेट में सुराग हो सकता है, पेट की चीज़ें बाहर लीक हो सकती है, वो एक इमरजेंसी हो जाता है। पेट, उसको बोलते हैं कि पेट फट गया, परफोरेशन, ऐसा भी हो सकता है। पेट में छाले हैं किसी के, तो वो जरूर उनको अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए ताकि उनके पेट को थोड़ा आराम मिले। कैमोमाइल टी है, हर्बल जो फ्लोरल टीज वगैरह होते हैं, हाइबिस्कस, ये सब जो है आपको एक मेंटल एक सेटिस्फैक्शन भी हो रहा है कि आप कुछ ऐसा ले रहे हैं, एंड वो आपको पेट में उतने प्रॉब्लम्स कॉज नहीं करेंगे। प्लस खाने पीने में, जैसे हमारे जो स्टीम्ड खाना होता है, जो नॉर्मल जो होता है, जैसे पोहा हो गया, इडली हो गया, लाइट चटनी के साथ, ये सब चीजें पेट के लिए बहुत ही सूदिंग होते हैं। स्टमक अल्सर कैंसर में तब्दील होने लगे तो क्या लक्षण कुछ अलग तरीके से दिखाई देते हैं या वो भी सेम ही रहते हैं? एक होता था कि पेन आपको खाने से पहले पेन हो रहा था खाली पेट में, एंड व्हेन आप दवाई खाते थे ठीक हो रहा था। अब पेन कंटिन्यूस रहने लगा है, पूरे टाइम पेन रह रहा है। दूसरा ऐसा है कि आपको खाने के बाद बहुत जल्दी पेट भर जा रहा है ना, सेटाइटी जल्दी आ जा रही है, या आपको भूख कम लग रही है। तीसरा ये है कि आपको वेट लॉस हो रहा है, तो बिना किसी रीजन के, मतलब ये नहीं कि आप कुछ खाना कम खा रहे हैं, बट आपको वेट लॉस हो रहा है। और चौथा है कि अगर आपको कुछ मास जैसे हार्ड कुछ फील होने लगता है पेट में, तो ये सब जो है एकदम अलार्म साइंस हैं कि आपको यू शुड टेक हेल्प। एक होम रेमेडी जो आप पर्सनली रेकमेंड करते हैं स्टमक अल्सर के पेशेंट्स के लिए कि हाँ आप ये करिए, थोड़ा बहुत तो आपको हेल्प मिल जाएगी? बट इफ यू टेक फ्रूट्स लाइक बनाना एंड ये एसिड जो अल्सर्स हैं ना, उनको कोट करते हैं, तो कुछ टाइम तक वो आपको एक सूदिंग फीलिंग देंगे। लेकिन जब लोगों को पता चलता है कि उन्हें स्टमक अल्सर हो गया है तो वो ऑलरेडी थोड़ा ज्यादा ही घबरा जाते हैं कि अब पता नहीं क्या होगा मेरे साथ। जब आपके पास पेशेंट्स आते हैं ये प्रॉब्लम लेकर के, तो आप उन्हें कुछ टिप्स या एडवाइस देते हैं कि कैसे थोड़ा कम करो स्ट्रेस? स्ट्रेस रिलीविंग टेक्निक है, इसको 4-7-8 टेक्निक बोलते हैं। 4-7-8? यस। 4 के काउंट तक नोज से ब्रीथ करना है ना, 1 2 3 4, यू ब्रीथ थ्रू योर नोज, देन होल्ड फॉर 7 काउंट्स, है ना, होल्ड करके रखना है। उसके बाद 8 तक काउंट करते समय मुंह से एक्सेल करना है। इंडिया में आजकल स्टमक अल्सर के जो केसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे हैं। स्टमक अल्सर यानी पेट में छाले होना। हालांकि लोगों को एक बहुत ज़्यादा इससे रिलेटेड मिसकंसेप्शन है कि सिर्फ खाने की वजह से उनके पेट में छाले बनते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो मिल करके कंट्रीब्यूट करते हैं और आपके पेट में छाले बनाते हैं। और इसमें भी जो सबसे चिंता का विषय है वो है कैंसर। स्टमक अल्सर कब कैंसर में तब्दील हो जाए या उसके लक्षण कब कैंसर जैसे होने लगे, इसके बारे में भी अर्ली डायग्नोज करना बेहद जरूरी है। एक स्टडी की माने तो इंडिया में लगभग 60 से 80% जो लोग हैं वो एच पाइलोरी इन्फेक्शन की वजह से स्टमक अल्सर का शिकार होते हैं। ऐसे में इस सेशन में आज हम स्टमक अल्सर और उसके ट्रीटमेंट के बारे में हर एक डिटेल समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही ये जानेंगे कि आपके पेट में छाले क्यों और कैसे बनते हैं, और इसे ठीक करने के लिए हम अपनी लाइफस्टाइल में क्या क्या बदलाव कर सकते हैं। इसलिए हमने इस सेशन में एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट को बुलाया है जिनके साथ हम इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। हमारे साथ इस सेशन में मौजूद हैं डॉक्टर निशांत कुरियन, जो कि कंसल्टेंट हैं सर्जिकल गैस्ट्रो
और GI ऑन्को PS राय हॉस्पिटल में। तो डॉक्टर, इस सेशन में सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार और थैंक यू वेरी मच दोबारा मुझे इस मंच में बुलाने के लिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर, सेशन में हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके जरिए हम अपनी ऑडियंस को स्टमक अल्सर, उसके कॉजेज, सिम्टम्स और ट्रीटमेंट के बारे में हर एक डिटेल समझा सके। सबसे पहले तो डॉक्टर यही बताइए कि अगर किसी को समझना हो कि पेट में छाले क्यों और कैसे बनने लगते हैं, इसका कारण क्या है, तो वो क्या होंगे? देखिए, ऐसा है कि एक चीज़ जो हम नहीं जानते हैं वो ये है कि हमारे पेट में एसिड नॉर्मली होता है। एसिड यानी कि ऐसा नहीं कि कुछ लो डेंसिटी का एसिड है, ये एकदम हाई पीएच, जो pH 1-2 जो एकदम जो सीवियर एसिड के फॉर्म्स होते हैं, उतने pH का एसिड हमारे पेट में नेचुरली होता है। तो अब वो हमारे पेट को क्यों नहीं हार्म करता? बिकॉज नेचर ने हमें नेचुरली डिफेंस बैरियर्स बनाए हुए हैं जो हमें इस एसिड से बचाते हैं। अब इस एसिड का काम है खाना पचाने में या डाइजेशन में हेल्प करना। अब स्टमक अल्सर्स तब बनते हैं जब किसी कारणवश बॉडी की जो डिफेंस मैकेनिज्म फेल हो जाते हैं। जो लाइनिंग होती है स्टमक की, जब वो खराब हो जाती है किसी कारण से, कभी इन्फेक्शन हो सकता है, कोई मेडिसिन हो सकता है, या कुछ तरह की बीमारी हो सकती है जिसके कारण वो लाइनिंग खराब हो जाती है, तब ये एसिड जो है आपके स्टमक के अंदर वाले पार्ट जो इससे एक्सपोज नहीं होने चाहिए उससे एक्सपोज हो जाता है, और तब आपको इसके सिम्टम्स और अल्सर फॉर्मेशन बेसिकली होता है। अल्सर जो होता है उसका बेसिक डेफिनेशन यही है कि अगर किसी चीज की लाइनिंग हट जाती है बॉडी में तो वहां पे एक डिफेक्ट बन जाता है, उसको हम अल्सर कहते हैं मेडिकल टर्म्स में। ओके, तो आपने जैसे कहा कि हमारे पेट में ऐसे नेचुरली एसिड प्रोड्यूस होते रहता है। स्टमक अल्सर की बात करें तो जो सबसे कॉमन सिम्टम लोगों में दिखाई देता है वो है एसिडिटी का, कि बहुत ज्यादा एसिडिटी हो रही है, कुछ भी खा रहे हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे पेट में या सीने में जलन हो रही है। तो ये क्या स्टमक अल्सर का एक पहला साइन हो सकता है? ये देखिए, ऐसा है कि पेट की ना कुछ चीज़ें लोग कंफ्यूज करते हैं, क्योंकि गैस्ट्रिक या एसिडिटी जिसको बोलते हैं लोग, बहुत सारे सिम्टम्स मिलके वो चीज़ लोग बोलते हैं कि मुझे एसिडिटी हो रही है। अब जैसे आपने कहा कि चेस्ट में बर्निंग सेंसेशन या पेट में पेन होना, ये दोनों अलग अलग सिम्टम है। अच्छा, बेसिकली जो चेस्ट में बर्निंग सेंसेशन है उसको हम रिफ्लक्स डिजीज कहते हैं। बेसिकली होता क्या है कि जो पेट का एसिड अगर किसी कारणवश आपके फूड पाइप में आ जाए, तो फूड पाइप इज नॉट मेंट टू टैकल दिस, ठीक है। तो ये जैसे ही आता है ऊपर खाना एसिड के साथ, तो आपको बर्निंग सेंसेशन होती है चेस्ट में, उसको हम रिफ्लक्स डिजीज है, वो अल्सर की लक्षण नहीं है। अच्छा, वो अल्सर के लक्षण जी नहीं, वो रिफ्लक्स का लक्षण है। यस, और वही एसिडिटी जब आपको पेट में डिस्कम्फर्ट होती है, बेसिकली आपको अपर अब्डोमेन में पेन का सेंसेशन या बर्निंग सेंसेशन हो रहा है, ये अल्सर के लक्षण हो सकते हैं। तो डॉक्टर, अगर आपने जैसे हमें सिम्टम्स बताएं कि कुछ कुछ सिम्टम्स लोग जो है वो मिक्स मैच कर देते हैं, उन्हें नहीं समझ में आता है, तो जो भी ऑडियंस हमारे इस वीडियो को देख रही है, अगर वो समझना चाहती हैं कि कहीं उनके पेट में छाले तो नहीं बन रहे हैं, तो क्या ऐसे संकेत उन्हें पहचान लेने चाहिए समय रहते ही कि हाँ, शायद ये जो हमें सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं ये पेट में छाले बनने के हैं? तो देखिए, जो मोस्ट कॉमन सिम्टम है वो है कि आपको हमेशा अपर अब्डोमेन में एक पेन का सेंसेशन रहेगा, एक डिस्कम्फर्ट रहेगा। मोस्टली जैसे आप खाली पेट रहते हैं, मान लीजिए बहुत लंबे टाइम तक आप फास्टिंग रहते हैं, उस टाइम पे आपको अपर अब्डोमेन में पेन हो रहा है। कुछ खाने के बाद कुछ रिलीफ आ रहा है, किसी किसी को जो लेटेस्ट स्टेजेस में कंटिन्यूअस पेन होता है। इसके अलावा कई बार जो अल्सर हैं वो ब्लीड करते हैं, तो मोशन में ब्लैक कलर का मोशन होना या उल्टी में खून का आना, ये सब भी अल्सर की निशानी हो सकती है। ओके, तो ये अर्ली सिम्टम्स हैं? नहीं, ये मतलब ये अर्ली भी हो सकते हैं किसी केस में, किसी केसेस में लेट सिम्टम्स भी हो सकते हैं। तो अगर अर्ली और लेट सिम्टम्स में हमें थोड़ा सा डिफरेंशिएट करके समझना हो कि शुरुआती लक्षण क्या है, या स्टमक अल्सर बहुत ही ज्यादा वर्स कर रहा है हमारे केस में, तो एकदम उस टाइम पर लक्षण क्या आएंगे, तो थोड़ा उसको भी बताइए। देखिए, अर्ली सिम्टम्स तो पेन का ही होता है। मोस्टली पेशेंट्स को अपर अब्डोमेन में पेन होता है, और जैसे मैंने कहा कि बहुत देर खाली पेट रह रहे हैं तो हमेशा पेन, मतलब कंटिन्यूस आपको एक पेन बना हुआ है, वो ही अर्ली सिम्टम है। इसके अलावा जो बाकी सब सिम्टम्स हैं वो यूजुअली जैसे जैसे अल्सर प्रोग्रेस करता है, डेप्थ में इंक्रीज करता है, उसके साथ ये सब सिम्टम्स आते हैं। ओके, तो पेट में जो छाले बनते हैं उनका कोई स्पेसिफिक साइज भी होता है क्या? साइज देखिए, ऐसा है कि कोई साइज नहीं, छोटे से छोटा छाला भी उतना ही सिम्टम प्रोड्यूस कर सकता है, बट बड़े छालों में ज्यादा प्रॉब्लम होती है, और ज्यादा मेजर बीमारियां जैसे कैंसर और ये सब चीजों के लक्षण यूजुअली बड़े छालों में होते हैं। छोटे छाले जो होते हैं, यूजुअली स्मॉल अल्सर्स जो होते हैं, वो कैंसर यूजुअली नहीं होते।
होते हैं। तो साइज की हमने बात की, लोकेशन की भी बात कर लेते हैं। पेट में किसी स्पेसिफिक जगह पर अगर छाला बन रहा है तो ऐसा है कि वो सिम्टम्स ज्यादा एग्रीवेट करेगा या ज्यादा परेशान करेगा किसी भी पेशेंट को? नहीं, ऐसे सिम्टम वाइज ऐसा है कि पेट का जो पूरा एरिया है उसमें अल्सर कहीं भी बने तो सिम्टम वही होते हैं। बट यूजुअली जो हम देखते हैं जो इन्फेक्शन के कारण जो अल्सर्स बनते हैं वो एक स्पेसिफिक पार्ट है अल्सर पेट का, जो जहाँ से खाना बाहर की तरफ इंटेस्टाइन की तरफ जाता है, जिसको हम पाइलोरस कहते हैं। बेसिकली वो एग्जिट द्वार है आपके स्टमक का। यूजुअली उस एरिया में अल्सर्स जो हैं इन्फेक्शन में देखे जाते हैं। और जो कैंसर वाले हैं या जो दवाइयों के कारण होते हैं वो पेट के किसी भी भाग में हो सकते हैं, बट सिम्टम्स सारे एक जैसे प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। लोकेशन की आपने जब बात की तो आपने कहा अलग अलग अगर बीमारियां जो हो रही हैं उसकी वजह से जो लोकेशन अलग अलग जगह पर हो सकता है छालों का। आपने इसमें सबसे पहले कहा कि एक है पेन किलर। हम सभी जानते हैं कि इंडिया में पेन किलर्स का यूज जिस हिसाब से होता है और ओवर द काउंटर हम जा करके बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के दवाइयां ले लेते हैं। तो जो लोग बहुत ज्यादा पेन किलर्स का इस्तेमाल करते हैं बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के, क्या उनमें चांसेस ज्यादा होते हैं पेट में छाले बनने के? बिल्कुल, आपने बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रेज किया है। दवाइयों पे हमारे यहाँ पे कोई कंट्रोल नहीं है। आप केमिस्ट की दुकान पे जाके कुछ भी ले सकते हैं। तो जो क्रॉनिक पेन वाले हैं, जो बहुत कॉमन है आज के डेट में, बैक पेन हो रहा है या घुटनों में दर्द हो रहा है, ऐसे लोग कंटिन्यूसली एवरीडे बेसिस में पेन किलर खाते हैं। अब कुछ एक स्पेसिफिक पेन किलर का ग्रुप है जिसको हम NSAIDs कहते हैं, जो कॉमन आपको मैं बता दूं, जैसे आप ब्रूफेन, कॉम्बीफ्लैम, इस तरह की जो दवाइयाँ खाते हैं उनमें होते हैं ये। और ये मतलब ओवर द काउंटर आप सब खा रहे हैं। और ये जो है पेट के डिफेंसेस को वीकन करने के लिए ये बहुत ही नोटोरियस है। एंड ये अलग मैकेनिज्म से ही आपका जो पेट का जो लाइनिंग, जैसा मैंने बताया था शुरू में, उसको खराब करते हैं। और एसिड फॉर्मेशन जो है ही ऑलरेडी, वो अल्सर को प्रोपोगेट करता है, तो ये अल्सर बनाते हैं। ठीक है। तो अगर जो लोग बहुत ज्यादा पेन किलर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, कितने चांसेस है कि आगे चल करके उनका स्टमक अल्सर कैंसर में भी तब्दील हो सकता है? ऐसा है कि जो स्टमक अल्सर जो है पेन किलर के कारण या इन्फेक्शन के कारण, उसमें यूजुअली जो पेन किलर वाले जो अल्सर्स होते हैं वो कैंसर में डेवलप नहीं करते। बट बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जैसे ब्लीडिंग, जैसे मैंने बताया था। इसके अलावा अगर अल्सर डीप हो जाते हैं तो पेट में सुराग हो सकता है, पेट की चीजें बाहर लीक हो सकती है। वो एक इमरजेंसी हो जाता है, पेट, उसको बोलते हैं कि पेट फट गया, परफोरेशन, ऐसा भी हो सकता है। तो जैसे आपने पेन किलर्स की बात कही, तो आप उन लोगों को कुछ एडवाइस देना चाहेंगे जो जी बिल्कुल दवाइयाँ ऐसे ही खाते हैं जैसे कि बस मिठाइयाँ खा रहे हैं? जी। सो पहली बात तो जो ये पेन किलर की मैं बात बता रहा हूँ, ये सिर्फ स्टमक को ही नहीं, ये आपकी किडनी को भी बाधित करते हैं। किडनी खराब हो जाते हैं जो लोग अननेसेसरी पेन किलर्स खाते हैं। पहला, जब भी आपको पेन किलर खाना है तो हमेशा याद रखें कि पेन किलर शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए खाना है, खाने के बाद खाना चाहिए। कभी भी एम्प्टी स्टमक में आपको पेन किलर नहीं खाना है। और जितना हो सके आप, जितनी जो भी प्रॉब्लम है, मान लीजिए आपको बैक एक है, किसी कारण से हो रहा होगा, तो आप उसको, जो कारण है उसको ट्रीट करिए, रादर देन जो सिम्टम हो रहा है पेन का ना, उसको ट्रीट करें। तो कहीं पर भी, मान लीजिए घुटने में दर्द है या बैक में पेन है, तो फिजियोथेरेपी है, बहुत सारी चीजें हैं जो ऑल्टरनेटिव चीजें हैं जो आप कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ टेकिंग लॉन्ग टर्म पेन किलर्स। तो उस पर ध्यान दें, और जब ज्यादा जरूरत होती है तब पेन किलर लें। अगर कंटिन्यूस लेना पड़ता है तो आपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। ऐसे पेन किलर्स हैं जो स्टमक अल्सर्स कॉज नहीं करते हैं, तो आप उन ऑल्टरनेटिव पेन किलर्स की तरफ स्विच करें। अच्छा, आपने इन्फेक्शन की भी बात की कि कई बार इन्फेक्शन भी बहुत बड़ा कारण हो जाता है पेट में छाले बनने का। इन्फेक्शन कैसे हो जाता है पेट में कि वो छाले में परसिस्ट हो जाता है? जी, देखिए ऐसा है कि कॉमन सेंस हमें लगता है कि हम कुछ खा रहे हैं, स्पाइसी खा रहे हैं, उससे अल्सर हो गया। बट ये एक बहुत बड़ी डिस्कवरी थी 20th सेंचुरी की, नोबेल प्राइज विनिंग डिस्कवरी है। जो साइंटिस्ट थे वॉरेन एंड मार्शल, जिन्होंने शो किया कि हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, H पाइलोरी जो है, ये एक ऑर्गेनिज्म पेट में पाया जाता है और ये अल्सर से लेके कैंसर तक प्रॉब्लम्स कॉज करता है पेट में। जी। एंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये डेवलपिंग कंट्रीज में ज्यादा देखा जाता है। जैसे हमारा भी देश डेवलपिंग है, ऑलमोस्ट 70-80% पॉपुलेशन में ये इन्फेक्शन है, पहले से है। एंड उसका रीजन है अनहाइजीनिक कंडीशंस। हो सकता है आपके घर में ना हो, बट आप जो बाहर रहते हैं, बाहर जो पानी पीते हैं, खाना खाते हैं, वो सब चीज पे आपका कंट्रोल नहीं है। कहीं ना कहीं से ये इन्फेक्शन आपको मिल जाता है। और हम जो मैक्सिमम पेशेंट्स देखते हैं स्टमक अल्सर्स के, उनको ये इन्फेक्शन है। और ये इन्फेक्शन, जैसे मैंने बताया कि ये सिंपल एक अल्सर से लेके कैंसर तक कॉज करने में, ये मतलब साइंटिफिकली प्रूवन है। ओके। यस।
ठीक है, तो जो एच पाइलोरी इन्फेक्शन की आप बात कर रहे थे, क्या इसके सिम्टम्स थोड़े से अलग होते हैं जब वो स्टमक अल्सर में बदल जाते हैं या सिम्टम सेम रहते हैं? जी नहीं, सिम्टम सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि आपको नॉर्मल अल्सर है या आपको कैंसरस अल्सर है, लगभग आपको सिम्टम एक जैसे होंगे। इन्फेक्शन के कारण हो रहा है, दवाइयों के कारण हो रहा है, क्योंकि सिम्टम इसके देखिए कि सिम्टम इसीलिए होता है कि एक्सपोज पार्ट एसिड के कांटेक्ट में आ रहा है, वो किसी भी कारण से एक्सपोज हो रहा है, बट प्रॉब्लम आपको वो एसिड के कांटेक्ट से हो रहा है, तो वो तो सिम्टम सेम ही रहते हैं। ओके, तो जो एच पाइलोरी इन्फेक्शन की आप बात करें, आपने कहा ये रहते ही हैं 60-70% लोगों में, बट ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनका ये जो इन्फेक्शन है वो स्टमक अल्सर में तब्दील नहीं होता होगा, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका तब्दील हो जाता है। क्या कारण होता है फिर ऐसे? वो देखिए ऐसा है कि बॉडी टू बॉडी जो है ना, आपके डिफेंस मैकेनिज्म्स हैं, आपकी बॉडी कैसे, अब हर इन्फेक्शन में किसी को माइल्ड होता है, कोविड ही हुआ था, किसी को बहुत सीवियर हुआ था, किसी को माइल्ड हुआ था। अब बॉडी का जो रिएक्शन जो होता है वो डिफर करता है पर्सन टू पर्सन। तो एच पाइलोरी किस में अल्सर बनाएगा, किस में क्रॉनिक इन्फेक्शन की तरह रह जाएगा, किस में कैंसर फॉर्मेशन होगी, ये वेरी करता है। इसके एग्जैक्ट मैकेनिज्म्स हमें नहीं पता, पर हमें ये पता है कि ये कर सकता है हर चीज। ओके, तो अगर किसी को प्रिवेंशन के तौर पर कुछ ऐसे एडवाइस या टिप्स चाहिए हो कि मेरा जो एच पाइलोरी इन्फेक्शन है स्टमक अल्सर में तब्दील ना हो, तो उनके लिए आप कुछ ऐसा मंत्रा या टिप देना चाहेंगे कि किन चीज़ों का ध्यान रखें वो? या सब जैसे हमें हर चीज़ में क्विक फिक्स चाहिए होता है, बट अनफॉर्चुनेटली एक तो जिन जो एसिम्प्टोमेटिक है, जिनको कुछ नहीं है, उसमें आपको पता ही नहीं कि आप इन्फेक्टेड है कि नहीं। दूसरा, ऐसी कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि हम एंडोस्कोपी करके सबको देखें कि इनको एच पाइलोरी इन्फेक्शन है कि नहीं। अनलेस कि आप सिम्टोमेटिक हैं, यूजुअली हम कुछ नहीं करते। तो आप प्रिवेंट तो नहीं कर सकते, जितना हो सके आप, जैसे जैसे इंडिया प्रोग्रेस कर रहा है, लोगों की लिविंग क्वालिटी बढ़ रही है, तो आप साफ सफाई पे ध्यान दे सकते हैं। अच्छी जगहों में आप जैसे स्ट्रीट में ज़्यादा ना खाएं, पानी वगैरह का ध्यान दें, तो इससे आप इन्फेक्शन प्रिवेंट कर सकते हैं। बट अगर आपको सिम्टम्स हो रहे हैं तो इसके लिए आप जल्दी से जल्दी मेडिकल हेल्प लें, बिकॉज ये इन्फेक्शन कंप्लीटली क्योरेबल है। ओके, तो अगर जैसे किसी को समझना हो कि कुछ ऐसे टेस्ट वगैरह, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि लोगों में अवेयरनेस तो फैल ही रही है उनके हेल्थ को लेकर के, इतने हेल्थ पैकेजेस भी आते हैं, हमें जानना हो कि स्टमक अल्सर के चांसेस तो नहीं हमारे शरीर में बढ़ रहे हैं, या कहीं स्टमक अल्सर हो तो नहीं गया, या सिम्टम्स भी आ रहे, तो कुछ ऐसे स्पेसिफिक टेस्ट हैं जो करा सकते हैं या कराते रहने चाहिए चेक करने के लिए कि कहीं इन्फेक्शन या जो भी स्टमक अल्सर में तब्दील तो नहीं हो रहा? देखिए ऐसा है कि हेलिकोबैक्टर पाइलोरी के साथ प्रॉब्लम यह है कि जो भी मैक्सिमम टेस्ट हैं उसके लिए हमें एंडोस्कोपी करनी पड़ती है। आप बाहर से कोई भी ब्लड टेस्ट या अल्ट्रासाउंड या सीटी करा के नहीं पता कर सकते। अच्छा। तो इसीलिए तो एंडोस्कोपी सब में तो कर नहीं सकते, बिकॉज वो इन्वेसिव है, आपको थोड़ा सेडेट करना पड़ता है, प्रोसीजर है वो। तो वो अगर आप सिम्टोमेटिक हैं, अगर आपको इस तरह के जो मैंने सिम्टम्स बताए हैं वो आप सिम्टम्स फेस कर रहे हैं रेगुलर बेसिस पे, आपको दवाई खाना पड़ता है पर वो ठीक नहीं होता, तो डेफिनेटली आपको एंडोस्कोपी करानी चाहिए। एंडोस्कोपी में कई बार हमें दिख जाते हैं छाले हैं क्या है, एंड बहुत छोटा सा एक बायोप्सी जो होता है लिया जाता है, बहुत सिंपल टेस्ट है, विद इन सेकेंड्स वी कैन डिटेक्ट कि आपको एच पाइलोरी का इन्फेक्शन है कि नहीं। ओके, तो इसमें कट्स वगैरह लगते हैं? वो कट्स तो लगते ही हैं, छोटा सा बायोप्सी लेते हैं, बट वो ऐसा नहीं है कि आपको पेन हो रहा है या कुछ पोस्ट आपको प्रोसीजर के बाद कुछ पता नहीं चलेगा। ठीक है। तो हमने जैसे अभी इन्फेक्शन पर बात कर ली, आपने पेन किलर्स की बात की, डाइट पर आते हैं। हम सभी जानते हैं कि डाइट का कितना बड़ा रोल है हम सबके लाइफस्टाइल में, और जिस हिसाब से हमारी डाइट बदली भी है। अगर हमें कुछ समझना हो कि खाने में वो कौन सी चीजें हैं जो स्टमक अल्सर को बढ़ावा देती हैं या उसके कारण पेट में छाले बन रहे हैं, तो वो कौन से स्पेसिफिक फूड आइटम्स होंगे? देखिए ऐसा है कि खाने का डायरेक्ट लिंक अल्सर के लिए अभी तक साइंटिफिकली कहीं पर भी नहीं देखा गया है, बट ऑफ कोर्स अल्कोहल और स्मोकिंग, ये दोनों चीजें जो हैं ये आपके डिफेंसेस को 100% वीकन करते हैं। तो ये तो एकदम अवॉइड करना है आपको, स्पेशली अगर आपको अल्सर बहुत ज्यादा है तो ड्रिंक्स तो एकदम भी नहीं लेना चाहिए। स्मोकिंग तो ऑब्वियसली हर कंडीशन में बैंड है। इसके अलावा खाने में ऐसा है कि अगर आपको सेंसिटिव है आपका पेट, देखिए ऐसे दो चीजें हैं, एक होती है कि एसिडिटी हो रही है और एक होती है कि आपको एक्चुअली में पेन हो रहा है। तो आप कुछ खाने से आपका पेट रिएक्ट करता है, इरिटेट हो रहा है पेट, है ना। तो अगर आपकी वैसी सेंसिटिव तरह का पेट है तो स्पाइसी खाना हो गया, बहुत ऑयली खाना हो गया, ये सब चीजें सबको पता है, सबने एक्सपीरियंस किया होगा अपने लाइफ में कि जब भी आप ये सब लेते हैं तो आपको होता है। तो सपोज यू वांट टू टेक स्पाइसी फूड, तो उसके साथ कुछ एक बफर होना चाहिए। जैसे बिरयानी में जैसे दही होती है, इट्स अ बफर, नेचुरली वो खाने में हमने इंक्लूड किया हुआ है। तो जस्ट टेकिंग स्पाइसी फूड उससे ज्यादा इरिटेट होगा पेट, और उसके साथ अगर आप कुछ लेंगे तो वो उसको मेलो डाउन कर देगा। तो इस तरह के कुछ चीज आप यूज कर सकते हैं।
एम्प्टी स्टमक में चाय, कॉफी, ये सब चीजें एसिड प्रोडक्शन बढ़ा देती है। तो अगर आप ऑलरेडी आपको पेट में प्रॉब्लम है तो आपको एसिडिटी होगी, और दूसरी चीज अगर आपको छाले बने हुए हैं तो आपको पेन होगा। तो कभी भी जैसे हम मॉर्निंग में सबको आदत है, सबसे पहले उठ के लोग चाय कॉफी ही पीते हैं। तो अगर आप इस प्रॉब्लम से बाधित हैं तो यू शुड नॉट टेक इट, है ना। आप कुछ ब्लैंड ले, थोड़ा गर्म पानी ले लिया, या ऑल्टरनेटिव जो होते हैं चाय के, जैसे कैमोमाइल टी है, हर्बल जो फ्लोरल टीज वगैरह होते हैं, हाइबिस्कस, ये सब जो है आपको एक मेंटल एक सेटिस्फैक्शन भी हो रहा है कि आप कुछ ऐसा ले रहे हैं, एंड वो आपको पेट में उतने प्रॉब्लम्स कॉज नहीं करेंगे। प्लस खाने पीने में जैसे हमारे जो स्टीम्ड खाना होता है, जो नॉर्मल जो होता है, जैसे पोहा हो गया, इडली हो गया लाइट चटनी के साथ, ये सब चीजें पेट के लिए बहुत ही सूदिंग होते हैं। तो छाछ हो गया, यस, तो ये सब चीजें आप ले सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, तो डॉक्टर जैसे आपने कहा कि कौन कौन सी चीजें अवॉइड करनी चाहिए, कुछ ऐसी चीजें हैं जो अगर किसी को स्टमक अल्सर है, यानी पेट में छाले हैं किसी के, तो वो जरूर उनको अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए ताकि उनके पेट को थोड़ा आराम मिले? अब देखिए, आपको अगर अक्यूट फेज में है प्रॉब्लम, है ना, बर्निंग हो रही है, तो ओवरऑल आपको एक तो स्पाइस आपके डाइट से हटा दिया आपने, है ना, बटर मिल्क, छाछ वगैरह की जो है इनटेक बढ़ा लीजिए। और इस तरह का, जैसे मैंने कहा कि ब्लैंड खाना है, ऐसा स्पेसिफिक कोई खाना नहीं है जो हील करेगा। हीलिंग तो आपको फिर अगर जो भी कॉज है, मान लीजिए आप अगर पेन किलर के कारण हो तो वो हमें हटाना है, या इन्फेक्शन है वो ट्रीट करना है, तो देयर इज नो फूड विच विल हील द अल्सर। बट कुछ फूड्स आपको सूदिंग हो सकते हैं ना, जैसे कुछ बनाना हो गया, इस तरह की चीजें अल्सर को कोट करते हैं, या उस तरह की कोई चीज है वो ले सकते हैं। बट ऐसा कोई रिकमेंडेशन नहीं कि ये आपको खाना ही है, उससे कुछ अल्सर में आपको कोई खास बेनिफिट होगा। ओनली थिंग आप ध्यान रखें, बी कॉन्शियस कि आपको क्या नहीं खाना है, एंड थोड़ा सा ब्लैंड डाइट, फैट लेस, जो बहुत ऑयली फ्राइड खाना ना खाएं। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि अगर पेट में छाले हैं तो जो ठंडे खाने होते हैं, जो हमारे पेट को शांत करते हैं, ठंडा करते हैं, उसे डाइट में शामिल करिए। इस बात में है सच्चाई? देखिए, ऐसा है कि उस टाइम के लिए, कुछ टाइम के लिए तो सूदिंग होता ही है अगर आप कुछ ठंडा खाना खाते हैं। बट ये जो ठंडा गर्म का कॉन्सेप्ट है, ये एलोपैथी में है नहीं। अच्छा, बट जैसे मैंने कहा, स्पाइसी फूड और नॉन स्पाइसी फूड ये तो है ही, बट वेदर सर्टेन फूड्स आर एक्चुअली कोल्ड इन देयर नेचर, ये चीज मतलब ऐसा कोई, देयर इज नो साइंटिफिक प्रूफ फॉर दिस। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी हैं स्पेसिफिक ऐसे जो कुछ हेल्प कर सकते हैं स्टमक अल्सर को? यस। अब एक पहली बात तो मैं बताऊं कि सिट्रस फ्रूट्स ना ले। यस, इनिशियल पीरियड में, क्योंकि उसमें एसिड, अब जैसे सुबह में नींबू पानी वगैरह पी देते हैं गर्म में, तो दैट कैन एग्रेवेट द प्रॉब्लम। बट इफ यू टेक फ्रूट्स लाइक बनाना एंड ये एसिड जो अल्सर्स है ना, उनको कोट करते हैं, तो कुछ टाइम तक वो आपको एक सूदिंग फीलिंग देंगे। केला हो गया। और सब्जियों में कुछ? सब्जियों में ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं हो, यूजुअली ब्लैंड ही होते हैं। हाँ, ओके, ठीक है। अच्छा डॉक्टर, आपने डाइट की बात की, इन्फेक्शन की बात की, हमने पेन किलर्स की बात की, एक और आई थिंक जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है, दैट इज स्ट्रेस। स्ट्रेस की वजह से आई थिंक बहुत सारी बीमारियां हैं जो ऑलरेडी बढ़ रही हैं। तो क्या स्ट्रेस हमारे पेट में छाले को भी बढ़ाता है बहुत ज्यादा? जी बिल्कुल। देखिए, ऐसा है कि जो पेट है आपका, या पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये अपने आप में बहुत बड़ा ऐसा मतलब ऑर्गन है जो डायरेक्ट ब्रेन से कनेक्टेड है ना। बटरफ्लाइज इन माय स्टमक, सबने फील किया होगा, जैसे ही कोई स्ट्रेस हुआ, आपको अलग से कुछ लग रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, कई लोगों को डायरिया हो जाता है टेंशन लेती, बिकॉज आपके ब्रेन से डायरेक्ट कनेक्शन है। तो जैसे स्ट्रेस आप लेंगे, जैसे बाकी इंटेस्टाइन बाधित होती है, वैसे ही आपके स्टमक में भी एसिड प्रोडक्शन बढ़ जाता है। तो बिल्कुल आपको ये एसिड प्रोडक्शन के कारण आपको, आपकी जो लाइनिंग है, आपकी हीलिंग कैपेसिटी सब पुअर हो जाती है। बिल्कुल ये एसिड प्रोडक्शन के कारण आपको छाले बन सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन जब लोगों को पता चलता है कि उन्हें स्टमक अल्सर हो गया है, तो वो ऑलरेडी थोड़ा ज्यादा ही घबरा जाते हैं कि अब पता नहीं क्या होगा मेरे साथ, या मुझे जैसे कि खाने पे एकदम कंट्रोल करना पड़ेगा, ये छोड़ना पड़ेगा, वो छोड़ना पड़ेगा, और कहीं बहुत ज्यादा ट्रीटमेंट वगैरह ना हो जाए। तो ऑलरेडी एक अंडरलाइंग स्ट्रेस कॉजिंग फैक्टर है ही। तो ऐसे में जब आपके पास पेशेंट्स आते हैं ये प्रॉब्लम लेकर के, तो आप उन्हें कुछ टिप्स या एडवाइस देते हैं कि कैसे थोड़ा कम करो स्ट्रेस? देखिए, ऐसा है कि स्ट्रेस रिलीव करने के लिए वैसे तो बहुत सारे टेक्निक्स हैं। जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है, साइंटिफिकली प्रूवन, एक ब्रीदिंग टेक्निक। हम सबको पता है कि कुछ ब्रीदिंग टेक्निक्स हैं जो मेडिटेशन में भी हेल्प करती हैं, बट स्ट्रेस रिलीविंग टेक्निक है, इसको 4-7-8 टेक्निक बोलते हैं। 4-7-8? यस। तो 4-7-8 टेक्निक में क्या है कि आप कहीं पर रिलैक्स होकर बैठ जाइए या लेट जाइए, बॉडी को रिलैक्स कर लीजिए, और उसके बाद अपना जो टंग है वो अपर जो टीथ के पीछे में रख के पहले पूरी तरह एक्सेल करिए। ठीक है। उसके बाद फिर 4 के काउंट तक नोज से ब्रीथ करना है ना।
1 2 3 4, you breathe through your nose, then hold for 7 counts, है ना, होल्ड करके रखना है। उसके बाद 8 तक काउंट करते समय मुंह से एक्सेल करना है, ठीक है। सो you breathe for 4 counts, 1 2 3 4, hold for 7, 1 2 3 4 5 6 7, then exhale through your mouth 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये टेक्निक आप 4 से 8 बार करें। This has been shown to reduce your heart rate. This reduces cortisol levels. Cortisol stress hormone है। cortisol levels जैसे ही गिरेंगे आपके पेट में जो अल्सर एसिड फॉर्मेशन है ना, वो अपने आप कम हो जाता है। So this is a proven technique. You start with 4 times and then you can go to up to 8 times, ठीक है। अगर आप एस्थमेटिक हैं या इस तरह का कुछ प्रॉब्लम है तो you should avoid all this. But if you are a normal person, आप ये करके देखिए, आपको immediately you will start feeling light-headed and relaxed. वाह, तो ये आई थिंक जो आपने 4 7 8 वाला फॉर्मूला बताया ये हमारी ऑडियंस के लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। sure. कि नॉर्मली भी अगर उन्हें स्ट्रेस हो रहा है तो इस टेक्निक से वो थोड़ा बहुत अपने आप को काम डाउन कर सकते हैं। ग्रेट। हमने जैसे इतने सारे फैक्टर्स पे बात कर ली कि पेन किलर्स का ज्यादा यूज होना, इन्फेक्शन का, डाइट, स्ट्रेस, ये सब हमारी लाइफस्टाइल में हमारे स्टमक अल्सर को बढ़ा रही है। इसमें स्लीप का भी रोल है कि अगर जो लोगों की स्लीप जो रूटीन है वो बिगड़ी हुई है, वो टाइम से सो नहीं पाते हैं, उनमें भी स्टमक अल्सर जो है वो आगे चल करके बढ़ सकता है। देखिए ऐसा है कि स्लीप का रिडक्शन जो है अपने आप में स्ट्रेस एग्रीवेट करता है, तो ये फिर वो स्ट्रेस में चला जाता है। अगर आप स्लीप भी बहुत ही एक इट इज ऑल्सो न्यूट्रिशनल, तो इफ यू डोंट हैव अ गुड स्लीप आपकी बॉडी फिर रिवाइंड नहीं होती एंड यू नो एवरीथिंग अफेक्ट्स, तो स्ट्रेस बढ़ जाता है ऑफ कोर्स। तो वो इनडायरेक्ट वे में इस तरह की और आप देखेंगे जो लोग ठीक से सोते नहीं उनको हमेशा डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स रहते हैं। करेक्ट, कि कभी गैस बन रहा है, एसिडिटी हो रहा है, या पेट हमेशा अपसेट ही रहता है। मतलब नॉट ओनली एसिडिक अल्सर्स, और भी जगहों में प्रॉब्लम होगी, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, हमेशा पेट अपसेट रहेगा। बिल्कुल। अच्छा, अगर किसी का पेट हमेशा ही अपसेट रह रहा है बिना किसी रीजन को, उनको नहीं समझ में आ रहा है कि कुछ भी खाते हैं तो गैस बन जा रहा है, एसिडिटी होने लग रही है, या पेट सही नहीं रह रहा है, खा भी रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि ना अच्छे से पेट भर पा रहा है ना खाली हो पा रहा है, ऐसे लोगों में भी चांसेस होते हैं पेट में छाले होने के? अब देखिए ऐसा है कि ये जो सिम्टम आप बता रहे हैं ना, ये पेट या डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई भी अगर ऑर्गन अफेक्टेड है तो इस तरह के सिम्टम्स हो सकते हैं। तो ये अल्सर के सिम्टम्स हो सकते हैं। अब किसी को इस तरह से हमेशा प्रॉब्लम हो रही है तो उनको इवैल्यूएशन होना चाहिए। इसको मतलब हम एक साधारण अल्सर बोल के नहीं करना चाहिए। कई बार कैंसर्स ऐसे प्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा। हाँ, कि पेशेंट्स हमेशा स्टमक अपसेट है, पेन हो रहा है, वेट लॉस हो रहा है, खा नहीं पा रहे, या भूख नहीं लग रही, जो खा रहे हैं उनको लग रहा है पच नहीं रहा है, इस तरह की चीजें। तो इसीलिए हमेशा हमें इस चीज को लेकर सतर्क रहना है। और एक बार पूरी इवैल्यूएशन 1 टाइम एटलीस्ट हो जाए कि आपको कोई और प्रॉब्लम नहीं है, तब फिर हम इसको फिर बाकी मेडिसिन से ट्रीट कर सकते हैं। कोई ऐसा स्पेसिफिक एज ग्रुप भी है जिसमें ज्यादातर पेट में छाले की जो परेशानियां हैं वो लोगों को सफर करने को मिलती हैं? एज ग्रुप देखिए ऐसा है कि अब तो स्ट्रेस का जो एज ग्रुप है वो कम होता जा रहा है ना। लोग एकदम यंग टीनेजर्स आर स्ट्रेस्ड, बट वही है कि जैसे जैसे आप घर से निकल के बाहर आपका जो लाइफस्टाइल शुरू होता है, जब बाहर से खाना और बाहर आप पढ़ने चले गए या जॉब में चले गए, तो दैट एज ग्रुप हैज गॉट मोर ऑफ नॉन कैंसरस अल्सर्स। अच्छा, ओके। और जैसे जैसे आप ओल्डर एज में जाते हैं तो वहां पे कैंसरस अल्सर्स होने के चांसेस ज्यादा है। आपके पास पेशेंट ज्यादातर कौन से केसेस लेकर के आते हैं, कैंसर अल्सर वाले या फिर नॉन कैंसरस? फॉर्चुनेटली इंडिया में मतलब जो ये वाला पार्ट है नॉर्थ इंडिया में गैस्ट्रिक कैंसर्स बहुत कॉमन नहीं है। मोस्टली नॉन कैंसरस ही आते हैं। बिल्कुल। अगर स्टमक अल्सर कैंसर में तब्दील होने लगे तो क्या लक्षण कुछ अलग तरीके से दिखाई देते हैं या वो भी सेम ही रहते हैं? ये भी बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि कुछ मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं पता चलते। स्टमक कैंसर इसीलिए कई बार बहुत देर तक लोग इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि यही है, हम खा रहे हैं, वो लोग दवाई ओवर द काउंटर खा ही रहे हैं महीनों से, तो दे डोंट फील कि देयर इज अ चेंज। एंड देन जब कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, ब्लीडिंग हो गई या ऐसे कुछ प्रॉब्लम हो गया, तब वो आते हैं मेडिकल अटेंशन लेने। तो अगर फिर भी हमारे किसी ऑडियंस को समझना हो कि कहीं उनके पेट में छाले बनने की प्रॉब्लम कैंसर की तरफ तो नहीं बढ़ रही है, कुछ ऐसे लक्षण जो वो समझ सकते हैं या ध्यान में रख सकते हैं कि ये कुछ अलग हो रहा है मेरे साथ, तो मुझे एक बार चेक कराने की जरूरत है। ठीक है, ये एक 2-3 चीजें हैं। एक तो आपका पेन का नेचर हो सकता है चेंज हो जाए। एक होता था कि पेन आपको खाने से पहले पेन हो रहा था खाली पेट में, व्हेन आप दवाई खाते थे ठीक हो रहा था। अब पेन कंटिन्यूस रहने लगा है, पूरे टाइम पेन रह रहा है। दूसरा ऐसा है कि आपको खाने के बाद बहुत जल्दी पेट भर जा रहा है ना, सेटाइटी जल्दी आ जा रही है, या आपको भूख कम लग रही है। तीसरा ये है कि आपको वेट लॉस हो रहा है।
तो बिना किसी रीजन के, मतलब ये नहीं कि आप कुछ खाना कम खा रहे हैं बट आपको वेट लॉस हो रहा है। और चौथा है कि अगर आपको कुछ मास जैसे हार्ड कुछ फील होने लगता है पेट में, तो ये सब जो है एकदम अलार्म साइंस हैं कि आपको यू शुड टेक हेल्प। कैंसर की तरफ ये इशारा हो सकता है। यस। तो अगर स्टमक अल्सर कैंसर में तब्दील हो जाता है तो इसके भी अलग अलग स्टेजेस होते हैं? हाँ, कैंसर के देखिए ऐसा है, जैसे मैंने कहा कि स्टमक अल्सर कैंसर में तब्दील नहीं, कैंसर स्टमक अल्सर की तरह प्रेजेंट हो रहा है, ये ज्यादा होता है। तो इसके स्टेजेस होते हैं, जैसे सब कैंसर के होते हैं स्टेजेस, कि कैंसर ऑर्गन्स में सीमित है या वहां से आगे बढ़ के आगे कहीं जो आसपास के नोड्स है या आसपास के ऑर्गन्स को इन्वॉल्व कर रहा है या दूर ऑर्गन्स को इन्वॉल्व कर रहा है, तो उस हिसाब से स्टेजिंग बदल जाती है। ठीक, हमने जैसे इतने सारे एस्पेक्ट्स पर बात कर ली, जो हमारा आई थिंक मेन फोकस अभी होना चाहिए दैट इज ट्रीटमेंट। कि अगर किसी को पेट में छाले बन गए, उन्हें पता चल गया कि हाँ मुझे लक्षण दिखाई दे रहे, मुझे डॉक्टर ने बोल दिया, ट्रीटमेंट ऑप्शंस उनके पास क्या क्या है? देखिए ऐसा है कि मोस्टली जो भी अल्सर कॉजिंग प्रॉब्लम्स हैं स्टमक में, वो सब फुली ट्रीटेबल। दैट इज अ गुड न्यूज। सो अगर मान लीजिए आप पेन किलर खा रहे हैं, तो ऑब्वियस लॉजिक ये है कि पहला काम ये है कि पेन किलर आप बंद करिए या कम करिए या स्विच करिए दूसरे पेन किलर्स में। एंड इसके बीच में हम एसिड सप्रेसिंग दवाइयाँ देते हैं, जिससे अब क्योंकि छाला तो बन गया है, अब एसिड भी बन रहा है, तो जब तक वो हील नहीं होता, उसको हील करने के लिए कुछ दवाइयाँ चलती हैं जो 2 to 4 वीक्स का टाइम लगता है उसमें। इसमें हम एसिड सप्रेस करते हैं, और जो लोग ऑलरेडी खा रहे होते हैं मोस्टली, एंड कुछ दवाइयाँ होती है जिससे ये कम्प्लीटली ठीक हो जाता है। और ऐसा भी नहीं है कि अगर आप दोबारा नहीं लेंगे तो वो आएगा, अपने से नहीं आएगा। अनलेस यू कीप टेकिंग मेडिकेशंस, इट विल नॉट रिकर। तो अगर जैसे कोई दवाइयाँ खा भी रहा है, आपने रिकमेंड किया, कुछ ऐसा स्पेसिफिक ड्यूरेशन है कि इतने दिन में उनके छाले ठीक हो जाएंगे? हाँ, यूजुअली देखिए ऐसा कि पीरियड है अराउंड 2 to 6 वीक्स, है ना। 2 से 6 हफ्ते में 99% पेशेंट्स ठीक हो जाते हैं। लेकिन कई लोगों के साथ दिक्कत ये होती है कि दवाइयाँ भी खा रहे होते हैं, सारी लाइफस्टाइल में चेंजेस भी कर रहे होते हैं, फिर भी उनके छाले वापस आ जाते हैं। तो अगर किसी को ट्रीटमेंट के बाद पेट में छाले की प्रॉब्लम फिर से हो रही है, तो क्या कारण हो सकता है? देखिए ऐसा है कि ये वाली जो पॉपुलेशन है, देखिए बोलते सब हैं कि मैं सब टाइम से ले रहा हूँ, बट वो ऑफेंडिंग फैक्टर को नहीं हटा रहे। स्टमक और बॉडी की कोई भी ऑर्गन को अगर आप देखें तो नेचुरली टेंडेंसी हीलिंग की होती है। हाँ। अगर आप उसको तंग नहीं करेंगे तो वो ठीक हो जाएगा। करेक्ट। तो मतलब कि अगर आपको बार बार हो रहा है, तो जो तंग करने वाला चीज या तो करेक्ट डायग्नोसिस नहीं बना है या आप कर नहीं रहे। तो देयर आर सिचुएशंस इन द बॉडी, अब कुछ ट्यूमर्स होते हैं कुछ ऑर्गन्स में जिसके कारण एसिड ज्यादा बढ़ जाता है। हाँ। वो आप कुछ भी करेंगे तो बढ़ा ही रहेगा, बट दे आर वेरी रेयर। वैसे पेशेंट्स को हम देखते हैं कि आप कुछ भी करें तो उनको होता रहता है। अदरवाइज जो नॉर्मल पॉपुलेशन है उसमें आपका जो ट्रीटमेंट है, उसके ट्रीटमेंट से दे शुड गेट 100% क्योर, और अगर वो दोबारा अपने पुराने इसमें नहीं आएंगे तो वो ठीक ही रहेंगे। जैसे हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जैसा है, उस पर हमने चर्चा नहीं की कि उसका जो ट्रीटमेंट है वो 14 डेज की उसकी थेरेपी होती है। अच्छा। और उसके बाद वो ठीक हो जाते हैं। ठीक है। बट अगर आप दोबारा फिर से लेंगे तो वो इन्फेक्शन है, वो दोबारा आ सकता है। तो दोबारा इन्फेक्शन होगा तो दोबारा बनेंगे। तो यही चीज है, मतलब अगर हम ऑफेंडिंग चीज को हटा देंगे तो ये वापस नहीं आएंगे। तो अगर किसी को समझना हो कि वो ऐसी कौन सी गलतियां कर रहे हैं जिनकी वजह से उनके पेट में छाले की प्रॉब्लम बार बार हो रही है ट्रीटमेंट के बाद भी, तो क्या मिस्टेक्स होंगी जो उन्हें तुरंत बंद कर देनी चाहिए? दोबारा यही, अब जैसे फिर मैंने कहा कि ये आपको एक बार पता चल गया कि मुझे पेन किलर से होता है प्रॉब्लम, हाँ। तो फिर आप अनसुपरवाइज्ड कंटिन्यूअसली आप पेन किलर लेते रहेंगे तो आपको होगा। ठीक है। वैसे ही अगर एक बार आपने एच पाइलोरी इन्फेक्शन ट्रीट हो गया आपका, देन यू शुड बी वेरी केयरफुल कि आप क्या खाना पीना खा रहे हैं। साफ सुथरा जो खाना होता है, बेसिकली ये ओरोफिकल जो होता है, मतलब ह्यूमन बीइंग से ही ह्यूमन बीइंग में स्प्रेड हो रहा है। तो आप जहां पर भी खाना खाने जा रहे हैं, या तो आप पानी का हमेशा अपने पास एक रखिए सोर्स जो प्योर वाटर है, जिसको आपको पता है कि अनइन्फेक्टेड है। खाने पीने की जगह वैसे बहुत स्ट्रीट फूड ना खाएं, क्योंकि आप एक बार दोबारा जाएंगे दोबारा इन्फेक्ट हो जाएंगे, आप कई बार इन्फेक्ट हो सकते हैं। तो यही सब चीजें हैं, उसका ध्यान रखेंगे तो दोबारा नहीं होगा। अगर बार बार इन्फेक्शन हो रहा है तो ऐसा कोई मार्कर भी है कि अगर 4-5 बार इन्फेक्शन हो गया मतलब कि अब प्रॉब्लम बहुत ज्यादा सीवियर हो गई है? नहीं, आपको जितनी बार भी इन्फेक्शन होगा ट्रीटमेंट सेम ही है। यस। तो अगर जैसे आपने कहा कि ट्रीटमेंट में एक आप जैसे अगर पेन किलर्स की वजह से हो रहा है तो दवाइयां बंद करनी पड़ती हैं, इसके अलावा भी ट्रीटमेंट ऑप्शंस है कि अगर पेट में छाले हो रहे हैं तो सर्जरी तक की भी नौबत आ जाती है? जी, देखिए ऐसा है कि जब पेट में छाले बनते हैं, जैसे मैंने कहा कि एक वूंड बन गया, अब उसमें कई कॉजेज हैं जिनको हमको सर्जिकली ट्रीट करना पड़ता है।
पहला कॉज तो यही है कि जब वो हील करता है, कोई भी आपके बॉडी में वूंड हील होता है तो वहां पे स्कार बनता है। करेक्ट। वैसे ही पेट में स्कार बनता है, तो कई लोगों के पेट सिकुड़ जाते हैं एंड फिर वो खाना खाते हैं, खाना आगे नहीं जा पाता, तो उस केस में हमें सर्जरी करनी पड़ती है। इसके अलावा अगर ब्लीडिंग हो रही है या जैसे मैंने बताया था कि पेट में सुराग हो गया, उस केस में भी सर्जरी करनी पड़ती है। बट यूजुअली जो ट्रीटमेंट है अल्सर का वो मेडिकली होता है, और आज के डेट में क्योंकि इतनी दवाइयां आ गई हैं, बहुत रेयर हो गया है कि अल्सर के लिए सर्जरी करनी पड़ रही है। एक टाइम था जब अल्सर की सर्जरी वन ऑफ द मेजर चंक ऑफ सर्जरीज हुआ करती थी, अब ये बहुत कम हो गया है क्योंकि अभी जो ट्रीटमेंट मोडालिटी बहुत इफेक्टिव है। तो मतलब अब सर्जरी बहुत कम होती है, बहुत कम दवाइयों के सहारे ही पेट का अल्सर जो है वो सही किया जा सकता है। ओके डॉक्टर, हमारे पास एक छोटा सा रैपिड फायर सेगमेंट है जिसमें हम आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, आप उनके तुरंत क्विक आंसर्स दे दीजिएगा ताकि लोगों को एक आइडिया लग जाए कि हाँ, स्टमक अल्सर से रिलेटेड कुछ ऐसी चीजें हैं जो उन्हें पता होनी चाहिए। सबसे पहले ये बताइए कि अल्सर में सबसे इफेक्टिव मेडिसिन कौन सी होती है, एंटासिड, एंटीबायोटिक या होम रेमेडीज? एंटासिड। ओके। बेस्ट नेचुरल हीलर क्या है हमारे पेट के लिए, बनाना या कोकोनट वाटर? बनाना। अगर जो स्पाइसी फूड लवर्स हैं उन्हें बार बार स्टमक अल्सर हो रहा है तो उनके लिए कोई ऐसा सर्वाइवल टिप है कि वो अपना जो मसालेदार खाना है वो भी ना छोड़े और उनको पेट में अल्सर भी ना हो? हाँ, तो स्पाइसी फूड को हमेशा कुछ बफर के साथ खाएं, दही, ओट्स, चावल, ये सब के साथ मिला के खाएं। स्पाइसी फूड अपने आप में ना खाएं। ओके। अगर मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक किसी को कुछ ऐसे ड्रिंक्स या फूड्स अपने स्टार्ट करने हो दिन की शुरुआत में ताकि उनका स्टमक अल्सर कंट्रोल रहे, कुछ ऐसे खाने के आइटम्स हैं? हाँ, प्लेन वार्म वाटर विथ हनी। इसके अलावा इडली या ब्लैंड जो कार्ब डाइट होते हैं, पोहा वगैरह, ये खा सकते हैं। ठीक है। ओके। बोला जाता है कि अगर आपको स्टमक अल्सर है तो एलोवेरा जूस जो है वो काफी ज्यादा हेल्प करता है, तो हेल्पफुल है या जस्ट एक हाइप है? हाइप है। ओके। स्लीपिंग पोजीशन मैटर करती है अगर स्टमक अल्सर है तो, कि किस साइड सोएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा? यस, अगर आप लेफ्ट की तरफ करवट लेके सोएंगे तो कुछ रिलीफ मिलता है कुछ पेशेंट्स को। यस। स्ट्रेस से अल्सर बढ़ता है, ये हम सब जानते हैं। एक क्विक टिप जो आप हमें बता रहे थे कि स्ट्रेस अगर है थोड़ा कम करने के लिए क्या करें ताकि स्टमक अल्सर कंट्रोल? ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, 4, 7, 8 हमने डिस्क्राइब किया है। ठीक है। अगर बहुत ज्यादा लॉन्ग गैप में खाना खाता है इंसान तो बोला जाता है स्टमक अल्सर की प्रॉब्लम बढ़ने लगती है, तो एक मिनिमम गैप कितना मेंटेन करना चाहिए अपने मील्स के बीच में ताकि स्टमक अल्सर ना हो? नॉर्मली 4 to 6 आवर्स का गैप। 4 to 6 आवर्स का गैप। ओके। अगर हम चाहते हैं कि अल्सर क्योर हो और ट्रीटमेंट चल रहा है, उस दौरान कुछ ऐसे स्पेसिफिक फूड आइटम्स हैं जो डाइट में ज़रूर शामिल करने चाहिए जो हीलिंग में मदद कर सकें? नॉट एग्जैक्टली। ओके, ठीक है। अल्कोहल अगर कोई छूट नहीं रहा है उनका तो वैसे कोई लिमिटेड क्वांटिटी है कि पी सकते हैं या उस दौरान कंप्लीट? अक्यूट अल्सर है आपको तो नो अल्कोहल। जब आप ठीक हो गए हैं, हील हो गए हैं, तो आप मॉडरेशन में ले सकते हैं, दैट इज मे बी 1 ड्रिंक इन अ वीक। ओके। गार्लिक और लेमन वाटर हेल्प करता है स्टमक अल्सर को कम करने में या और ज्यादा एग्रीवेट करता है? ठीक है। एक होम रेमेडी जो आप पर्सनली रेकमेंड करते हैं स्टमक अल्सर के पेशेंट्स के लिए कि हाँ आप ये करिए, थोड़ा बहुत तो आपको हेल्प मिल जाएगी? नॉट श्योर। ओके। और बहुत सारे लोग, जैसा हम सभी जानते हैं कि इंडिया में चाय कॉफ़ी बहुत ही ज़्यादा लोग पीते हैं सुबह सुबह खाली पेट, उसकी जगह किसी को हेल्दी सब्स्टिट्यूट पहचानना हो, स्टमक अल्सर से अगर जूझ रहे हैं तो क्या होगा फिर? हाँ, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, एक फ्लोरल टीज आते हैं ना, कैमोमाइल टी होता है, हाइबिस्कस टी होता है, ये सब चीज थोड़े से सूदिंग भी होते हैं और ये आपका एसिड जो प्रोडक्शन है उसको नहीं बढ़ाते, तो दीज टीज आर हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स टू नॉर्मल चाय कॉफी। ठीक है, तो आई थिंक इस सेशन में हमने स्टमक अल्सर पर काफ़ी अच्छी खासी डिस्कशन कर ली है। आपने हमें हर एक एस्पेक्ट को बहुत ही क्लियरली समझाया है, सिम्टम्स, कॉजेज, ट्रीटमेंट पर बात की हमने, रैपिड फायर वाला सेगमेंट भी किया जिसमें लोगों को एक आइडिया भी लग गया होगा। हम चाहते हैं डॉक्टर की बस जाते जाते एक एडवाइस या फिर एक फाइनल गो टू होम मैसेज आप हमारी ऑडियंस को ज़रूर दें जो भी स्टमक अल्सर से जूझ रहे हैं या उन्हें सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, तो बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन उनके लिए क्या है, किस डॉक्टर के पास जाएं अगर उनको सिम्टम्स दिखाई दे रहे तो, और क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखें? देखिए, अगर आपको स्टमक अल्सर की प्रॉब्लम है जो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, तो पहला चीज़ तो यही है कि स्ट्रेस से दूर रहें और कुछ टेक्निक्स यूज़ करें स्ट्रेस कम करने के लिए। नेक्स्ट चीज़ है कि आप सिम्टम्स को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें क्योंकि ये सिम्टम माइल्ड से लेके सीवियर चीज़ों को उसका एक अंदेशा दे सकते हैं। थर्ड थिंग ऐसा है कि हमेशा आपको ये याद रखना है कि मोस्ट ऑफ इट इज़ कम्प्लीटली क्योरेबल, तो इतना टेंशन लेने वाली बात नहीं है। वंस इट इज़ डायग्नोस्ड आप पूरी तरह ठीक हो सकते हैं एंड बहुत ही छोटी मोटी लाइफस्टाइल चेंजेस से आप लॉन्ग टाइम तक इसको प्रिवेंट कर सकते हैं दोबारा रेकर होने के लिए। जो ये सिम्टम्स हैं अगर आपको हो रहे हैं तो यू शुड मीट अ गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट
जो असेस करेंगे आपको सिम्टम्स कितने हैं, और अगर एंडोस्कोपी रिक्वायर्ड है तो एंडोस्कोपी होती है। और बहुत ही सिंपल टेस्ट है, मतलब कोई डरने की बात नहीं है। सेडेशन में होती है, आपको कुछ पता नहीं चलेगा, एंड वेरी इजीली वी कैन डायग्नोज कि आपको क्यों हो रहा है, एंड फिर उसके हिसाब से ट्रीटमेंट होता है। तो प्लीज डोंट इग्नोर इट। एग्जैक्टली। तो आई थिंक इस सेशन में हमने स्टमक अल्सर पे बहुत अच्छा डिस्कशन किया। आई होप यू एंजॉयड द सेशन। या श्योर श्योर। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, एंड थैंक यू सो मच ऑडियंस, आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा। अगर आपके मन में स्टमक अल्सर से रिलेटेड कोई और भी सवाल रह गए हों तो आप कमेंट सेक्शन के जरिए हमसे पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे डॉक्टर के जरिए उन सभी सवालों के जवाब देने का। ऐसे और भी हेल्थ रिलेटेड वीडियोस के लिए हमारे चैनल NVT लाइफ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।